1 लाख सब्सक्राइबर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी सपोर्ट के बिना जो हमने ग्रोथ पिछले 6 महीने में किया हम कभी नहीं कर पाते। और मैं चाहूंगा कि ये सपोर्ट आपकी हमें आगे भी मिलती रहे, क्योंकि आगे हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी है जिसमें आपकी सपोर्ट के बिना आगे जाना बहुत मुश्किल होगा। और ये धन्यवाद के बाद आज मैं लेके आया हूँ 100K के बाद पहली वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ एक स्टॉक के बारे में, एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक जिसने पिछले 1 साल में 80% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो उसी स्टॉक ने पिछले 5 साल में 1000% से ज्यादा का रिटर्न दिया। इस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। हम बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, और इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन करके देखेंगे कि जो इसने रिसेंट के टाइम में ग्रोथ किया है वो कितना अच्छा है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उस क्वार्टर में बजाज फाइनेंस ने कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों, पिछले 1 साल में एनबीएफसी सेक्टर में बहुत से प्रॉब्लम निकल के आए, जिसके चलते बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि डीएचएफएल, आईआईएफएल और इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो एक टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी, उनका शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गया। जैसे कि अगर मैं डीएचएफएल की बात करूं, एक टाइम पे इनका शेयर प्राइस 400-500 रुपए पे ट्रेड करता था। अगर मैं उसका आज शेयर प्राइस की बात करूं तो वो 11 या 12 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट के बीच में भी बजाज फाइनेंस कैसे अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 80% तक का रिटर्न दे पाई, इनके बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या अलग था और ये कैसे ऑपरेट करते हैं जिसके चलते इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को इतना अच्छा पैसा बना के दिया। सबसे पहले मैं बात करता हूं एनबीएफसी के बिजनेस मॉडल की, कि एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल ऑपरेट कैसे करता है। अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है जो अलग जगह से पैसा लेके अपने पास पैसा रखती है और उस पैसे को आगे लेंड करती है। जैसे कि अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो ये एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब कि ये रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेती है डिपॉजिट की फॉर्म में, और इसके अलावा ये पैसा लेती है बॉन्ड्स की फॉर्म में और लोन भी लेती है, और वो पैसा लेके आगे लोगों को लेंड करती है। जिन बोरोवर्स को पैसे की जरूरत होती है उनको पैसा देती है, और जो ये इंटरेस्ट का मार्जिन होता है वो इनके लिए इनकम का काम करता है। अगर मैं बजाज फाइनेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये कंपनी पहले बजाज ऑटो के साथ ही ऑपरेट करती थी, लेकिन उसके बाद इसको अलग कर दिया गया क्योंकि इनके फाउंडर्स को लगा कि एनबीएफसी सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको ये अलग एक कंपनी बना के उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं, और जिसके चलते बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा काम भी किया। इसने सिर्फ अपने प्रमोटर्स को ही नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स को भी बहुत सारा पैसा बना के दिया। अब मैं बात करता हूं वो छोटे से डिफरेंस की जो बजाज फाइनेंस में था, जिसने इनको बाकी एनबीएफसी से अलग बना दिया, और इस बुरे एनवायरनमेंट में भी इसने बहुत अच्छी रिटर्न बना के दी। तो दोस्तों, अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो इसने बहुत ज्यादा फोकस किया कंज्यूमर्स को, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लेंड करने में। और ऐसा बोला जाता है कि जो कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स को लेंड करती है वो पैसा बहुत ही छोटे छोटे टिकट साइज में देती है, लेकिन उनका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उनका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजाज फाइनेंस अपना पैसा लेंड करती है बहुत अलग अलग सेक्टर्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है और इन्होंने वो पैसा कौन कौन से सेक्टर में कितने % दिया हुआ है और रिसेंट के टाइम में उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। अगर मैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस के एयूएम की बात करूं, मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, इनकी मैनेजमेंट के अंडर कितना पैसा है, तो उसको मैं कंपेयर करता हूं फाइनेंशियल ईयर 2015 के साथ। फाइनेंशियल ईयर 2015 में इसका एयूएम हुआ करता था 32,000 करोड़, लेकिन अगर मैं उसकी बात 2019 में करूं तो ये नंबर बढ़ के 32,000 करोड़ से 1,15,000 करोड़ के तक पहुंच जाता है। मतलब कि यहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इनके एयूएम के अंडर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ग्राफ मैंने बजाज फाइनेंस के एनुअल रिपोर्ट से लिया है, जो हमें बताता है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के कंसोलिडेटेड एयूएम में कैसा ग्रोथ हुआ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15 टू फाइनेंशियल ईयर 2019। इसके एयूएम में जो ग्रोथ रेट है वो है सीएजीआर ऑफ 38%, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया कि जितना पैसा, जितना एयूएम बजाज फाइनेंस के पास था वो बहुत ज्यादा बड़ा पिछले कुछ सालों में। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर बजाज फाइनेंस के पास 1,15,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है तो उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, क्योंकि एक एनबीएफसी हर सेक्टर में अपना पैसा लेंड करती है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि एनबीएफसी ने कौन से सेक्टर में कितना पैसा दिया हुआ है और रिसेंट के टाइम में उस एयूएम में उस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ हुआ है या एनबीएफसी ने उस सेक्टर में कम किया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस का कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है।
अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस ने कि अपना पैसा सबसे ज़्यादा कहां और कैसे लगाया है, तो सबसे बड़ा पैसा जो बजाज फाइनेंस का ईएमआई से लगा हुआ है वो मॉर्गेजेस की फॉर्म में लगा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉर्गेज क्या होता है। अब वहां पे पैसा लेंड करना जहां पे आपके पास कोलेटरल होता है। अब मान लो कि आप मेरे पास पैसा लेने के लिए आए और मैंने बोला कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट मैं आपको पैसा देता हूं। यहां पे सबसे बड़ा फायदा एनबीएफसी को, मुझे या किसी भी कंपनी को क्या होता है कि अगर सामने वाली पार्टी वहां पे डिफॉल्ट करती है तो मेरे पास कुछ ना कुछ कोलेटरल में होता है, जिससे मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो इनका 30% ऑफ द ईएम मॉर्गेज की फॉर्म में लगा हुआ है। और ये नंबर अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करूं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका 23,000 करोड़ के आसपास मॉर्गेज की फॉर्म में लगा हुआ था, जो अभी बढ़ के 33,000 करोड़ हो गया है। मतलब कि यहाँ पे मॉर्गेज के सेक्टर में भी इनका ग्रोथ हुआ है 40% के आसपास का पिछले एक साल में। मॉर्गेज के बाद जो दूसरा सेक्टर है जिसमें बजाज फाइनेंस ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उस सेक्टर का नाम है B2C कंज्यूमर बिजनेस। इस सेक्टर में बजाज फाइनेंस ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और इनके ईएम में से, जो कि इनका ईएम 1,15,000 करोड़ का है, उसमें से 20% इन्होंने कंज्यूमर बिजनेस B2C में लगाया हुआ है। और यहाँ पे इनका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये वही डिफरेंशिएशन है जिसके चलते जब बाकी एनबीएफसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गई, बजाज फाइनेंस उस प्रॉब्लम में नहीं गई, क्योंकि जो भी बिजनेस अपना इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस करता है उनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो काउंटर पार्टीज होती हैं वो बहुत छोटी छोटी टिकट साइज की होती हैं, अगर वहाँ पे कुछ फेलियर हो भी जाता है तो इनका उतना बड़ा लॉस नहीं होता। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करूं तो तब बजाज फाइनेंस का कंज्यूमर B2C बिजनेस में 15,000 करोड़ का ईएम था, जो अभी बढ़ के 23,000 करोड़ हो गया है। मतलब कि इस सेक्टर में इनका 49% का ग्रोथ हुआ है पिछले एक साल में। B2C कंज्यूमर बिजनेस के बाद जिस सेक्टर में इनका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है ईएम के अंडर पिछले एक साल में, तो वो सेक्टर है SME सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, जहां पे इनका लोन बुक बहुत अच्छे से ग्रो किया है पिछले एक साल में। अगर मैं करंटली इनके लोन बुक की बात करूं तो वहां पे इनके ईएम में से 15,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इनका SME सेक्टर में हुआ है। इसके अलावा एक और सेक्टर है जो इनका एक टाइम पे मेन सेक्टर होता था, ऑटो सेक्टर। जैसे कि आपको पता है कि बजाज फाइनेंस बजाज ऑटो से निकला था, तो स्टार्टिंग के टाइम पे इनका मेन फोकस ऑटो सेक्टर में होता था। आज भी ऑटो सेक्टर में इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगर हम पिछले एक साल में इनका ईएम के अंडर की बात करें, अगर मैं इनके ईएम की बात करूं तो इनका ईएम 6,000 करोड़ से बढ़ के 9,000 करोड़ हुआ है पिछले एक साल में, और यहां पे भी इनका ग्रोथ हुआ है 50% के आसपास का। मतलब कि जो इनका कोर बिजनेस था ऑटो सेक्टर का, आज भी उसको बहुत इंटैक्ट रखा है, लेकिन अभी भी ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इस सेक्टर ने बहुत अच्छे से रिकवर नहीं किया। तो अगर आने वाले टाइम में ऑटो सेक्टर अच्छे से रिकवर करता है तो हो सकता है कि जो इनका ईएम ऑटो सेक्टर में वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो भी कर जाए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वही चार्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि बजाज फाइनेंस का ईएम कौन से सेक्टर में कैसे डिवाइड हुआ है। लेकिन अब इस चार्ट में से आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं कि रूरल B2C बिजनेस में बजाज फाइनेंस का जो ईएम है वो 70% से ग्रो हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18 टू फाइनेंशियल ईयर 19। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18 में जो इनका ईएम इस सेक्टर में था वो था 4,000 करोड़, जो भी बढ़ के 7,000 करोड़ हो गया है। मतलब कि बजाज फाइनेंस ने रूरल B2C बिजनेस में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया है। जो इसके पीछे मेन रीजन है वो ये है कि एनबीएफसी का पेनिट्रेशन अभी तक रूरल सेक्टर में उस लेवल पे नहीं हुआ था जिस लेवल पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जिस चीज़ का फायदा बजाज फाइनेंस बहुत अच्छे से उठा रहा है, और इनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर को बहुत अच्छे से टारगेट किया जा सकता है, जिसका फायदा इनको दो तरीके से होता है। पहला, ये लोन ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट पे दे पाते हैं। दूसरा, उनका रिस्क वहाँ पे बहुत कम हो जाता है क्योंकि टिकट साइज कम होता है और वहाँ पे डिफॉल्ट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि बजाज फाइनेंस के ईएम में से कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनबीएफसी के लिए, एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए, कि उनके पास डिपॉजिट कितना आता है। क्योंकि जितना लोग वहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगे एफडीज के रूप में, उतना उस एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा होगा, उतना पैसा उनके पास कम इंटरेस्ट रेट पे आएगा जिसको वो आगे लेंड कर सकते हैं। अगर मैं बजाज फाइनेंस का डिपॉजिट बुक की बात करूँ तो वो है 13,000 करोड़ के आसपास, और इसको अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर 2018 से कंपेयर करूं तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है 69% के आसपास की। मतलब कि इनके डिपॉजिट बुक में बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ है पिछले 1 फाइनेंशियल ईयर में। चलिए अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल्स के बारे में।
पता करते हैं कि फाइनेंशियली इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले एक साल में, पिछले क्वार्टर में, और वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आपको किसी एनबीएफसी को वैल्यूएट करना होता है। तो फाइनेंशियल्स पे जाने से पहले मैं फिर से बात करता हूं एनबीएफसी के बिजनेस मॉडल के बारे में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पैसा लेके आगे लैंड करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो पैसा इनको मिला है इनको कम इंटरेस्ट रेट पे मिला हो, और ये जो पैसा इनको आगे लैंड करना है ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लैंड कर पाएं, क्योंकि जो बीच का डिफरेंस होगा वही इनके लिए इनकम का सोर्स होगा। जैसे कि मान लो कि मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक एनबीएफसी ए है और वो पैसा उसको मिलता है 10% के इंटरेस्ट रेट पे, और वो कंपनी पैसा लैंड करती है 20% के इंटरेस्ट रेट पे, और जो डिफरेंस हुआ 10% का वो कंपनी ए के लिए प्रॉफिट हो गया। तो वैसे ही बजाज फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसा हो। तो अगर मैं बजाज फाइनेंस के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 11% के आसपास, और वो हमेशा से कांस्टेंट रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशंस नहीं होती। अगर हम उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ भी कंपेयर करें, अगर हम उसको करंट वाले क्वार्टरली रिजल्ट के साथ भी कंपेयर करें, तो इनका ये जो नंबर 11% के आसपास का है वो बहुत ही अच्छा नंबर है, और एनबीएफसी सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट नंबर है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन के केस में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बाद हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, कि बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू कैसे बढ़ा है पिछले एक साल में। अगर मैं बजाज फाइनेंस के रेवेन्यू की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2019 का जो रिजल्ट आया था उसमें उन्होंने अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 18,000 करोड़ के ऊपर। लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करूं पिछले एक साल से, तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका रेवेन्यू था 12,700 करोड़ के आसपास, मतलब कि यहाँ पे इनका इंक्रीमेंट हुआ है 40% से ज्यादा का। टोटल रेवेन्यू के बाद अगर मैं बात करूं कि इन्होंने इनकम कितना रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल 2019 में, तो इस कंपनी ने इनकम रिपोर्ट किया था 3,995 करोड़ का, और जो लास्ट ईयर था 2,000 करोड़ के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे भी इनका इंक्रीमेंट हुआ था नेट इनकम में अराउंड 60% के आसपास। जो इनके रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ था वो 45% के आसपास का हुआ था, और जो इनके नेट इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है वो 60% के आसपास हुआ है। मतलब कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स। चलिए अब बात करते हैं एनपीएस की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी आप किसी बैंक की बात करते हैं, एनबीएफसी की बात करते हैं, जो भी कंपनीज अपना पैसा किसी को लेंड करती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि हमें बताता है कि अगर उनका ईएम में से उन्होंने 100 रुपीज़ किसी को दिया है उसमें से कितना % उनका वापस आने के चांसेस खत्म हो गए हैं। अब मान लो कि जो भी बैंक, जो भी एनबीएफसी जिनका एनपीए बढ़ जाता है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, और ज़्यादा एनपीए होना बहुत गलत चीज़ होती है किसी भी एनबीएफसी के लिए और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर मैं आज बजाज फाइनेंस के एनपीए की बात करूं तो बजाज फाइनेंस का एनपीए है 0.6%, जो कि एक बहुत कम नंबर है जिसको आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। मैंने इसको किसी भी एनबीएफसी के साथ कंपेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी एनपीएस जो कि बाकी एनबीएफसीज के हैं वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको कंपेयर करें पिछले साल के साथ कि इनका एनपीए बढ़ा है कि कम हुआ है। तो अगर मैं बजाज फाइनेंस के 2018 के एनपीए की बात करूं तो तब इनका एनपीए हुआ करता था 0.43%, मतलब कि बजाज फाइनेंस का एनपीए बढ़ा है फ्रॉम 0.43% टू 0.6% इन लास्ट वन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल्स के बाद अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के रिसेंट में आए हुए क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कि इस क्वार्टर में बजाज फाइनेंस ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इस क्वार्टर में बजाज फाइनेंस ने अपने एयूएम को कितना रिपोर्ट किया, तो इस क्वार्टर में बजाज फाइनेंस ने बताया कि उनका एयूएम 1,15,000 करोड़ से बढ़ के 1,45,000 करोड़ हो गया है। मतलब कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में पिछले 3 क्वार्टर में बजाज फाइनेंस के एयूएम में बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है। इसके बाद मैं बात करता हूं एनपीए की। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि बजाज फाइनेंस का फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो इन्होंने एनपीए रिपोर्ट किया था वो था 0.6%। अगर मैं अभी के फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो इस क्वार्टरली रिजल्ट में इन्होंने अपने एनपीए को रिपोर्ट किया है अराउंड 0.7%, मतलब कि इनका एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है पिछले एक साल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए होता है कि उनका प्रॉफिट कैसा गया पिछले एक क्वार्टर में। अगर मैं इस क्वार्टर में बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट की बात करूं तो इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 1,614 करोड़ का। अगर मैं इसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं तो तब इनका प्रॉफिट हुआ करता था 1,060 करोड़ के आसपास, मतलब कि यहां पे इनका अराउंड 60% से ज्यादा ग्रो हुआ है प्रॉफिट में पिछले एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों ये जो हम वीडियो लेके आए थे, हम लेके आए थे बजाज फाइनेंस के ऊपर ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि एनबीएफसीज कैसे ऑपरेट करती हैं और बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, और ये हमने केस स्टडी के तौर पे आपको समझाने का ट्राई किया था ताकि आप सेम नॉलेज को किसी भी एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई करके एक फैक्ट चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाली है और पिछले साल में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और इसमें वीडियो को एंड करता हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। आपने बहुत बार सुना होगा कि बजाज फाइनेंस कई चीज़ों पे डील देता है कि 0% के इंटरेस्ट रेट पे आप वो चीज़ जाके खरीद सकते हैं।
तो आप ये सोच रहे होंगे कि बजाज फाइनेंस अगर किसी को 0% के इंटरेस्ट रेट पे कुछ चीज़ें लैंड करता है तो उसको अर्निंग कैसे होती होगी। तो दोस्तों यहाँ पे बजाज फाइनेंस बहुत से मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी डायरेक्ट डील करता है। जब उन मैन्युफैक्चरर्स को कोई ना कोई प्रोडक्ट पुश करना होता है तो बजाज फाइनेंस के थ्रू उस प्रोडक्ट को 0% इंटरेस्ट रेट पे पुश कर देते हैं, जिससे दोनों का फायदा हो जाता है। मैन्युफैक्चरर्स उन सेलेक्टेड आइटम्स को एक तरीके से पुश कर सकते हैं और बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा प्रॉफिट जो उन मैन्युफैक्चरर से मिल जाता है और इसके अलावा उनको नए नए कस्टमर्स भी मिल जाते हैं। और बजाज फाइनेंस बहुत बार यही ट्राई करता है कि वो नए नए प्रोडक्ट्स को, नए नए लोन्स को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्रॉस सेल कर सके, ताकि वहां पे उनका रिस्क भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जब वो 0% का इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं तो वहां पे इनके लिए विन विन सिचुएशन होती है, बोथ फॉर मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज फॉर बजाज फाइनेंस। तो दोस्तों ये जो हम वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एनबीएफसी कैसे परफॉर्म करती है। हम किसी भी वीडियो में कुछ भी बाइंग या सेलिंग करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते। और वीडियो के एंड में मैं आपको फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें सपोर्ट किया और हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे। आने वाले टाइम में भी आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारी वीडियोस बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम आपको एजुकेट कर सकें, आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो भी आपका रीज़न है उसके पीछे आप अपना लॉजिक भी दें और आप बताएं कि आपने उस क्वेश्चन का वो आंसर क्यों किया, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।